आज का अगला चैप्टर जो इतिहास का शुरू करेंगे हम लोग, उसमें है अंग्रेजों द्वारा भारत का विजय अभियान जो शुरू किया गया, उसका पहला पड़ाव है बंगाल। हम लोग को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग बोले कि 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ। औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया और उसके जगह पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। यानी इस मैप के जरिए अगर आप इसको देखना चाहें तो इस भारत में आधुनिक पंजाब, जिसके निर्माण करने का श्रेय रंजीत सिंह को जाता है, उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। सिंध अफगानिस्तान से संपर्क में रहा लेकिन फिर भी यह स्वतंत्र स्थिति में रहा। दिल्ली के आसपास मुगल सिमट करके रह गए जो उनका क्षेत्र था, जबकि मराठे अपना दक्कन भारत की राजनीति को आगे बढ़ाए। हैदराबाद में चिनकिलीज खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदर अली ने मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी एक बार पूरा भारत क्षेत्रीय शक्तियों के अधीन आ गया है और इन शक्तियों का अलग अलग बिखरना अंग्रेजों के लिए वो आवश्यक बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है कि वे आसानी से भारत का विजय अभियान को पूर्ण कर सके। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में पहले बंगाल जीता, फिर मैसूर और उसके आगे की जर्नी के अंत में जाके पंजाब का विजय प्राप्त किया। परंतु बंगाल में इनके साथ क्या हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़े, इन गतिविधियों का निरीक्षण हम लोग आज करेंगे। अगर पूरे बंगाल की हिस्ट्री की बात हम करें तो बंगाल के जो नवाब थे उसमें मुर्शिद कुली खां से इतिहास शुरू होता है और मुबारक धौला तक जाता है। यानी प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां है तो अंतिम नवाब मुबारक धौला है। आप चीजों को ऐसा समझिए, जब जब दिल्ली कमजोर हुआ, मतलब दिल्ली के सत्ता में बैठे हुए कमजोर हुए, तब तब बंगाल आजाद हुआ। और बंगाल जब मैं कहता हूं तो आपको यह समझना चाहिए कि उस बंगाल की बात करता हूं, आज वाला बंगाल की बात नहीं करता हूं जो पश्चिम बंगाल कहलाता है। मतलब उस बंगाल में मध्यकाल, जिस समय की चर्चा हो रही है, आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल और आज का बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश से होते हुए इस सारे स्टेट को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। मतलब संपूर्ण बांग्लादेश, असम के कुछ जिले, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यानी किसी देश से कम था। इसे तो एक छोटा सा खंड तोड़ के बांग्लादेश बना दिए हुए जो देश के रूप में स्थापित है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में दिल्ली में कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी बंगाल का नवाब था उसे दिल्ली बुलाया जाता था, लेकिन वो दिल्ली जाना पसंद नहीं करता, कहते हम बंगाल में स्वतंत्र हैं। अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र, विशाल भूभाग, समुद्र तटीय क्षेत्र, अलग अलग जलवायु, सब कुछ विविधताओं से भरा रोमांचक प्रदेश के रूप में इसे काउंट किया जाता था। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बना के भेजा गया, लेकिन जब मोहम्मद शाह उत्तर मुगल शासक के दिल्ली में थे तो मुर्शिद खां ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस एरिया में इजारेदारी प्रथा शुरू की, मतलब ठेके पर लगान की प्रथा शुरू की और बंगाल का विकास हुआ। बंगाल का विकास इन्होंने इतना किया कि यह भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल को आगे बढ़ाने में मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन सरफराज लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु अली वर्दी खां से अंग्रेजों और बंगालों का इतिहास, बंगाल के शासकों का इतिहास सीधा सीधा शुरू हो जाता है। अली वर्दी खां अंग्रेजों की तारीफ करता है और कहता है कि अंग्रेज किसी मधुमक्खी के जैसे हैं। मधुमक्खी की विशेषता क्या होती है कि अगर उसे न छेड़ो तो शहद देंगी, अगर छेड़ दो तो क्या क्या देंगी पता नहीं। ठीक है, आपके चेहरे को फुला देंगी, काट काट के मार डालेंगी। ठीक है, कोई उपाय काम करने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज दुनिया के उन्नत व्यापारी समूह हैं, अगर आप इन्हें न छेड़िए तो ये व्यापार के जरिए बंगाल को आधुनिकीकरण कर देंगे, लेकिन अगर इन्हें छेड़ दीजिएगा तो ये आपको मार डालेंगे। इसीलिए इन अली वर्दी खां के समय तक बंगाल में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच किसी प्रकार का कोई भी टकराव देखने को, इस टकराव की शुरुआत हुई तब जब अली वर्दी खां का निधन हुआ और उसके जगह पर सिराजुद्दौला क्या बने, बंगाल के। सवाल है सिराज और उनके बीच किस प्रकार के टकराव होंगे, तो टकराव की स्थिति यहां से शुरू हुई। पहली स्थिति बनी कि बंगाल में, बंगाल से पहले कहा जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ रहे थे।
ऐसे में बंगाल में भी फ्रांस और अंग्रेजों की अलग अलग फैक्ट्रियां थी, तो उनको लगा कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देंगे, इससे बढ़िया है कि उसके चारों तरफ से दुर्ग बना दिए जाएं, घेराबंदी कर दी जाए, ताकि अपने व्यापारिक समूहों को सुरक्षित रखा जा सके। ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं है। उसका कहना था कि बंगाल में किसी की भी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बंगाल के नवाब के ऊपर है। अगर आपको कोई दिक्कत है हमसे कहिए, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आप दुर्गीकरण न कीजिए। जब नवाब ने ऐसा कहा तो फ्रांसीसियों ने दुर्गीकरण बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, दुर्गीकरण जारी रखे। एक और इशू भी था इसके साथ साथ जुड़ा हुआ। जैसे कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता है तो बाकी लोग काम क्या है, थोड़ा फूल का गुलदस्ता वगैरह लेके जाइए, नवाब जी आपकी जय हो, लीजिए, थोड़ा स्वागत वगैरह होना चाहिए। सबने सिराजुद्दौला को सम्मान दिया, लेकिन अंग्रेजों ने सम्मान तो दिल में कसक तो होगी सिराजुद्दौला की। ठीक आगे बढ़िए तो सम्मान नहीं दिया, यहां तक चलता। सिराजुद्दौला के कुछ विरोधी थे, जिसमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम, और इसी प्रकार बिहार में काम करने वाला एक व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका नाम था कृष्ण बल्लभ, राज बल्लभ के बेटे थे, जो बिहार वगैरह का हिसाब रखते थे, लगान वगैरह का। वो हिसाब भी मांगे तो नहीं दिए। मतलब जो जो सिराजुद्दौला के विरोधी हैं, उन सारे विरोधियों को अंग्रेज एक प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो पूर्णिया नवाब शौकत जंग हो, घसीटी बेगम हो उनकी मौसी, या फिर वो कृष्ण बल्लभ हो। इससे सिराजुद्दौला को पहले ही से वो खफा था कि उसको उचित सम्मान नहीं मिला था, अंग्रेज उसके आदेश नहीं मान रहे थे, दुर्गीकरण जारी रखे हुए थे, और एक प्रकार से उसके विरोधियों को कई प्रकार से समर्थन भी प्रदान कर रहे थे। हालात क्या होंगे? हालात इसीलिए दोनों के बीच में बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। जब ये स्थिति बनेगी तो आगे बढ़िए। जब ऐसा लगा कि सिराजुद्दौला ने कहा कि बाकी सब ठीक है, कृष्ण बल्लभ मेरा कर्मचारी है और उसे हिसाब लेना मेरा हक है, आप उसे हमें सौंप दीजिए, अंग्रेजों ने उसे नहीं सौंपा। इसे सिराजुद्दौला भड़क गया और अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी। कहा जाता है 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। कहते हैं कि जब उसने कासिम बाजार पर हमला किया तो साथ में वह दिल्ली की ओर भी बढ़ा और दिल्ली पर भी आक्रमण जारी रखा। जब उसने दिल्ली पर आक्रमण जारी रखा, ठीक है, तो सॉरी दिल्ली बोल रहे हैं, कलकत्ता के ऊपर जब उसने आक्रमण जारी रखा तो वहां दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई कि एक घटना घटी। घटना थी कि एक छोटा सा कमरा था और उस छोटे से कमरे में जो भी अंग्रेजों को गिरफ्तार किया उन्हें क्या कर दिया? बंद कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि कमरा का साइज 18 × 14 × 10 था और बड़ी मुश्किल से इसमें कुछ लोग रह सकते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, 146 लोगों को इस कमरे में डाल के एक के ऊपर बंद कर दिया। अंग्रेजों को बंद कर दिया सिराजुद्दौला ने। सुबह जब कमरा खुला तो 123 लोग मरे हुए थे और मात्र उसमें जीवित कितने बचे? 23। 146 थे, 123 मरे तो जीवित कितने बचे? 23। जो 23 लोग जीवित बचे उनमें से एक आदमी हॉलवेल भी था। इसी हॉलवेल ने इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से अंग्रेजों के बीच प्रचारित किया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया है और दम घुटने से 123 लोग मर गए हैं। यह एक जघन्य अपराध है। कहते हैं कि जिस समय घटना घट रही थी उस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक का युद्ध लड़ रहे थे, परंतु जब ही कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई 2 व्यक्तियों को बंगाल भेजा गया। उनमें से एक व्यक्ति लॉर्ड क्लाइव थे और दूसरे व्यक्ति का नाम वाटसन था। वाटसन नेवी विंग देख रहे थे। ये दोनों को भेजा गया कि आप बंगाल जाइए और सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों की सुविधाओं को फिर से बहाल कीजिए। कहते हैं क्लाइव और वाटसन आए तो कलकत्ता में हिंसक झड़प हुआ, दोनों तरफ की फौजें टकराई, लेकिन नवाब युद्ध नहीं चाहता था, इसीलिए दोनों के बीच में
9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हो गई। जो संधि हुई उसमें क्या कहा गया? कहा गया कि बंगाल में कंपनी को जो जो अधिकार मिले हुए थे, जो जो क्षेत्र मिली हुई थी, जो जो सुविधाएं मिली हुई थी, वो हम फिर से बहाल कर देंगे। नवाब ने ऐसा कहा। दूसरा, कंपनी को नवाब मुआवजा देगा जो उसको क्षति हुआ होगा, लेकिन कितना देगा ये नवाब खुद अपने से तय करेगा, इसे अंग्रेज तय नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगर कंपनी चाहती है कि अपने स्थलों को दुर्गीकृत करे और अपने से खुद की सुरक्षा संभाले तो नवाब को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथी बात, अंग्रेज चाहे तो बंगाल में अपने सिक्कों की ढलाई कर सकते हैं। कुल मिला जुला के बात ये समझ में आ रही है कि जो सिराजुद्दौला कल तक अंग्रेजों के ऊपर भीषण कार्रवाई कर रहा था, पहले कासिम बाजार से अंग्रेजों को भगाया, फिर कलकत्ता पर आक्रमण किया, किसी तरीके से अंग्रेज फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लिए हुए थे। ड्रेक बुरी तरह जो उनका सेनापति था पराजित हो चुका था। वो चंद दिनों के बाद जब क्लाइव और वाटसन आते हैं तो झुक करके समझौता करता है। सिर्फ नवाब का यही सम्मान बचा। कंपनी को क्या चाहिए था? विशेषाधिकार। कंपनी को क्या चाहिए था? दुर्गीकरण। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो उसे मिल गई और जो नुकसान हुआ उसका क्षतिपूर्ति भी मिल रहा है। तो कहा गया कि नवाब यहां पर झुक करके अलीनगर की संधि की समझौते हुए, परंतु उसके बाद जो हुआ वो बड़ा अजब गजब हुआ। क्लाइव बुद्धि का बहुत तेज आदमी है। ये घड़ी बेचने के लिए भारत आया था और देखते ही देखते कंपनी सेना का प्रधान सेनापति और कंपनी का एक महान शासक के रूप में प्रकट हो गया। ठीक है, कई लोगों ने उसके बारे में लिखा है कि बहुत कम लोगों को विश्वास होगा कि हमारे टापू पर लॉर्ड क्लाइव जैसे लोग पैदा हुए। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव क्या करता है? वहीं पर रुकता है और पता करता है कि सिराजुद्दौला के विरोधी कौन है, क्योंकि उसको पता था कि शौकत जंग घसीटी बेगम का नाम है। एक एक आदमी को लिस्ट और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। कहते हैं कि इस दौरान उसने कलकत्ता के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ से भी गठबंधन किया। अमीन चंद, ठीक है, नामक एक व्यक्ति जो अंग्रेजों को अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया, जिसमें सैन्य अधिकारी राय दुर्लभ, जो उसका नाम था राय दुर्लभ। और अंत में उन लोगों ने सिराजुद्दौला के सेनापति जिसका नाम मिर्जाफर है वहां तक लेके गए। अंग्रेजों ने मिर्जाफर के पास दाना डाला, कब तक सेनापति रहोगे? कभी अपना पति भी बनो, राजपति भी बन करके देखो। ठीक है, कि तुम अभी सेनापति हो, अगर तुम मेरा साथ दो हम लोग किसी बहाने से सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करेंगे और सिराजुद्दौला को हरा देंगे। जब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो तुम क्या बन जाओगे? नवाब बन जाओगे। बंगाल का अगला नवाब तुम्हें बना देंगे। कुछ हमें भी दे देना बदले में, लेन देन का तो मामला है। ठीक है, तो मिर्जाफर को भी लगा कि एक राज सत्ता पाने का बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसको कैसे छोड़ा जाए, कैसे कर लिया जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि लॉर्ड क्लाइव अलीनगर संधि के बाद बंगाल में रुका और सिराजुद्दौला के सभी करीबी, यहां तक कि प्रधान सेनापति, दूसरे सैन्य अधिकारी, वहां के सबसे कह सकते हैं धनी व्यक्ति जगत सेठ, सबको अपने पक्ष में कर लिया। जब इसकी तैयारी पूरी हो गई तब कंपनी ने आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि का शर्तों का उल्लंघन कर रहा है और वो फ्रांसीसियों से मिला हुआ है और हमारे खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र की कोशिश कर रहा है। इसीलिए समय आ गया है कि सिराजुद्दौला को दंडित किया जाए। अब सिराजुद्दौला नवाब था, वो भी इतना क्या बर्दाश्त कर डाला, जाओ लड़ो। उसको क्या पता था कि घर में आग लगल है, सारे उसके अपने सेनापति ही भागे हुए हैं। ये बातें तो उसकी जानकारी में थी नहीं। परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी और इस आक्रामक कार्रवाई के बाद अंत में 23 जून 1757 को तिथि आई, जिस तिथि को प्लासी के मैदान में कह सकते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना पहुंचती है और वहीं पर कंपनी की सेना पहुंचती है और दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। लेकिन जैसा कि संधि की शर्तों को पहले से ही लागू थी, या संधि की शर्तें जो पहले से बनाई गई थी, उसी के अनुसार मिर्जाफर अपनी सेना को लेके कहीं और चला जाता है, भाग जाता है। और मैदान में मीर मदन और मोहनलाल दो ही व्यक्ति हैं जो डटे हुए हैं, जो प्लासी के युद्ध को लड़ रहे हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन कौन लोग इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ हैं। पहला है मीर जाफर जो प्रधान सेनापति है, मीर बख्शी है, खादिम खां जो सेना अधिकारी है, अमित चंद जो बंगाल के एक व्यापारी है, राय दुर्लभ सेनाधिकारी हैं, जगत सेठ बैंकर की भूमिका में है और मानिक चंद को ही कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी दिया गया है। ये सारे लोग किससे मिले हुए थे? ऐसे में मीर मदन और मोहनलाल बेचारे दोनों युद्ध भूमि में आए और युद्ध लड़े। मीर मदन युद्ध में मारा गया और मोहनलाल युद्ध में घायल हुए। इन दो लोगों 2-4 घंटे लड़े, 5 घंटे में भारत के भाग्य का फैसला हो रहा था, ठीक है। और इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। हार करके जान बचाने के लिए वो भागता है और भागने के क्रम में जो सेनापति साथ इसका छोड़ दिया था मीर जाफर, उसी का बेटा मीरन उसे पकड़ता है और उसका कत्ल कर देता है और सिराजुद्दौला का इतिहास यहीं से समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि इस युद्ध को इतिहास में किस नाम से जाना जाएगा? प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाएगा। प्लासी का युद्ध का परिणाम क्या हुआ? सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का अगला नवाब बना दिया। जब मीर जाफर नवाब बना तो उसने अंग्रेजों को खुश करने के लिए, कहते हैं कि 24 परगना जो उसमें बंगाल की सबसे बड़ी इकाई थी, जमीन इकाई थी, जिला था, उसकी जिम्मेदारी लॉर्ड क्लाइव को दे दी, जिसे क्लाइव का निजी जागीर कहा जाता है। मतलब वहां से होने वाले आय को क्लाइव के कहां रखता था? अपने पास रखता था। कहते हैं इस युद्ध के बारे में कुछ लोगों का यह कहना है कि जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा तो उसने क्लाइव को 2.3 लाख पौंड की रकम भी दी थी, 24 परगने की जमींदारी भी दी थी और ढेर सारी सुविधाएं भी दी थी जो अंग्रेज बंगाल में चाहते थे। मतलब अंग्रेजों की जो बंगाल में इच्छाएं थी, उनकी इच्छाएं क्या हुई? पूरी हो गई, ठीक है। और सत्ता का परिवर्तन भी हो गया। अंग्रेज चतुर थे, वे चाहते थे इस युद्ध के बाद भी पूरी की पूरी सत्ता अपने पास रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो बंगाल में क्या हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा हमारे खिलाफ। इसलिए उन्होंने मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया और एक कठपुतली के रूप में उसे नचाया और अपनी सभी मांगे और जरूरतों को अपने अनुसार हासिल करना शुरू किया। जो चीजें सामने से नहीं मिल सकती हैं वो पर्दे से पीछे से अंग्रेजों को भली भांति मिल सकती हैं। अब सवाल उठता है, प्लासी युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो कुछ लोग इसको बड़े सामान्य नजर से देखते हैं, क्या हुआ? सिराजुद्दौला गया, उसकी जगह पर मीर जाफर नवाब बन गया। ये एक सामान्य सत्ता परिवर्तन है, परंतु ऐसा नहीं है। प्लासी के युद्ध से ही भारत में कंपनी साम्राज्य की स्थापना की नींव डाली गई। मेल्सन ने लिखा है, इतना तत्कालिक, अस्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला युद्ध हमने पहले कभी नहीं देखा। इसी प्रकार जदुनाथ सरकार ने तो कहा कि 23 जून 1757 को जो भी हुआ यह मध्यकाल का अंत है और आधुनिक काल का जन्म है। इसीलिए कई इतिहासकार आधुनिक काल का इतिहास कहां से मानते हैं? प्लासी के युद्ध से मानते हैं। 1757 को कट ऑफ डेट माना जाता है कि अब मध्यकाल को भूल जाइए, क्योंकि भारत में अंग्रेजी राज का जन्म हो चुका है। ये अलग बात है कि अभी पर्दे के पीछे से अंग्रेज सत्ता चला रहे हैं, समय पर वे पर्दे के सामने भी आएंगे, ये तय था। खैर, ये तो हुआ प्लासी युद्ध की घटना। अब आप लोग को एक बात इसमें और बताते हैं क्या होने वाला है। होगा ये कि सिराजुद्दौला मारा गया, मीर जाफर गद्दी पर बैठ गए। इसी बीच लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर से हट गए और उनके जगह पर 2 व्यक्ति बारी बारी से बंगाल के गवर्नर बने, ठीक है। उनमें से एक व्यक्ति का नाम है हॉलवेल और एक आदमी का नाम है बंसी टाट। इन दोनों के दिल में एक बात है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना, बड़ी रुपया कमाया, काफी धन अर्जित किया, हम लोग नवाब बन के ऐसे ही रहें, कुछ हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। यही उनकी क्या है? इच्छा है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि इनको हिस्सा मिलेगा कैसे? तो इन लोगों ने जो फार्मूला क्लाइव अपनाया था उसी फार्मूला को रिपीट करना जरूरी समझा। मतलब इस बार जब इन लोग सिराजुद्दौला को हटाए थे तो मीर जाफर सेनापति था और मीर जाफर के सेनापति का नाम क्या है? मीर कासिम, ठीक है।
तो इन लोगों ने कहा कि मीर जाफर अच्छा नवाब नहीं है, उसके ऊपर कुछ आरोप लगा दिया जाए और कहा जाए कि उसके जगह पर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाए। इन लोग संपर्क साधा मीर कासिम से, बोला बोलो जी, तुम्हारे जो वर्तमान नवाब साहब हैं इनको गला दबा करके तुमको अगर नवाब बनाते हैं तो तुमको कैसा लगेगा? ये बोला मैं खुश हो जाऊंगा। क्या दोगे? बोले सब कुछ दूंगा जो चाहेंगे। संधि की शर्तें डील हो गई। जब मीर जाफर को हटाने के लिए इन लोगों ने प्लान रचना शुरू किया तो मीर जाफर तेज आदमी था, वो समझ गया कि जो दुर्गति हम किए हैं वही ना मेरे साथ होगा। वो बोला काहे हमको हटा रहे हैं, हम अपने हट जा रहे हैं। तो मीर जाफर ने बिना कोई हिंसक झड़प किए और बिना कोई लड़ाई लड़े राजपद छोड़ दिया और उनके जगह पर मीर कासिम गद्दी पर बैठ गए। शांतिपूर्वक इस सत्ता के हस्तांतरण को अंग्रेजों ने कहा बंगाल में क्रांति हो गई है, रेवोल्यूशन इन बंगाल। क्या हुआ है? पावर चेंज हो गया। तो बंगाल में न जाने उनके नजर में कैसी क्रांति थी। हाँ, क्रांति ये जरूर थी कि दो लोगों को आजमा करके वो जान गए थे कि भारतीयों का चाल चरित्र और कैरेक्टर कैसा है। जब चाहो तब एक को उतार के दूसरा को बैठा सकते हो, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खूब खिलेगी, खूब फलेगी, खूब फूलेगी। और इसलिए भविष्य में लंबे समय तक इस पॉलिसी को भारत में शासन का आधार बनाया गया। क्या इस इतिहास को पसंद है? जब पहली बार मोहम्मद गोरी भारत में घुस रहा था तो एक जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। और जब बंगाल तो वो क्या हुआ था? प्राचीन काल का अंत था। और आज जब बंगाल में अंग्रेज घुस रहे हैं तो मानिक चंद आ गया है और इसने मध्य काल का अंत करके आधुनिक काल की शुरुआत की। इसीलिए हमारे बीच कहावत है जयचंद है, मतलब जो पीठ में अपना नमक खा करके अपने को जो गाली दे, पीठ में छुरा फूके साथे। इसीलिए धोखेबाज लोगों के लिए उपमा है जयचंद। क्या जयचंद, क्या हालचाल है? मतलब अपनों के बीच में रह के अपनों के धोखा देने वाले व्यक्ति को किस नाम से बुलाया जाता है? जयचंद के नाम से बुलाया जाता है। इसलिए आप लोग के नाम में भी अगर किसी का चंद हो, थोड़ा अलर्ट। विकास चंद, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ठीक है। खैर, बंगाल में क्रांति हुई। जो जो बेचारा बंसी टाट चाहता था सभी से मिला, क्योंकि जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो क्या दिया? अगर देखिए, सबसे पहले वो नवाब बनने के बदले कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव को पूर्वी भारत का सबसे बेहतरीन बंदरगाह माना जाता था। ये सारे क्षेत्र किसको मिल गए? कंपनी को मिल गए। मतलब जब प्लासी के युद्ध का परिवर्तन हो रहा था तो 24 परगना की जमींदारी लॉर्ड क्लाइव को मिली थी, और जब यहां पर हो रहा है तो वर्धमान, मिदनापुर और किसका? चटगांव की जमींदारी मिल रही है। सिलहट में चूना व्यापार बड़ा प्रसिद्ध था, तो चूना व्यापार का आधा हिस्सा भी अंग्रेजों को मिल गया। इसके अलावा बंसी टाट को 50,000 पाउंड कैश मिला। ठीक है, आप हमको नवाब बनाए हैं, इसके बदले मेरी ओर से गिफ्ट। इतना ही नहीं, हॉलवेल जो उसका दूसरा पार्टनर था उसे 27,000 पाउंड मिला, और कलकत्ता काउंसिल के जितने मेंबर थे सभी को 25,000 पाउंड रुपए दे करके खुश किया गया कि आपने सत्ता मीर जाफर से छीन करके जो हमें पहनाई है वो बड़ा बहुमूल्य है। ठीक है, मीर जाफर को कहा गया कि देखो भाई, तुम तो कोई उदंडता किए नहीं हो, तो 5,000 रुपया महीना पेंशन ले लो, और अंग्रेज जहां रहते हैं कलकत्ता उसी शहर में तुम भी रहो, जलेबी खाओ और जिंदगी बिताओ। लेकिन ये तो पिक्चर की शुरुआत है। एक्चुअली यहां एक बात जानना सबसे जरूरी है कि जो अली बर्दी खां के बाद जितने भी नवाबों का लिस्ट देख रहे हैं ना, इन लिस्ट में सबसे योग्य अगर कोई आदमी है तो मीर कासिम है। मीर कासिम गद्दी पर बैठा, एक एक समस्या का समाधान देना शुरू कर दिया। कैसे समाधान होगा, गौर करिए। वो देखा कि पहले हमारा राजधानी कलकत्ता का मुर्शिदाबाद में है और हमारे साथ अंग्रेज रहते हैं, ये सुबह शाम हमको उंगली करते हैं, ये दे दो, वो व्यापार में हिस्सा दे दो, यहाँ फ्री में दे दो, बड़ा दिक्कत है।
इसीलिए पहले कहा कि ऐसा राजधानी बना जहां अंग्रेज न रहे। तो ये अपना राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा के बिहार के मुंगेर में ले आए कि इन्हें तो नहीं आएगा उन लोग, ताकि डेली टू डेली लाइफ में जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप है इसको कम किया जा सके। तो इसने राजधानी परिवर्तन किया, कहां? मुर्शिदाबाद से। उसको यह बात पता था कि अपने विरोधियों को मैसेज दे। तो ठीक कृष्ण वल्लभ टाइम का इसके पास भी एक आदमी था, राम नारायण, बिहार का सूबेदारी। बोला हिसाब दो। अभी मुंगेर आ गया था तो सीधा अट्रैक्शन न हो गया बिहार से, इसका हिसाब दो। बोला कि हिसाब नहीं देंगे। काहे? तो हमारे चाचा अंग्रेज हैं। यो अंग्रेज के पास जाकर शरण लेने का कोशिश किया। ये विश्वास में लिया अंग्रेजों को कि देखिए राम नारायण को दे दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब लिया तो उसका बंद कर दिया, ताकि अपने जितने लोकल एलिमेंट हैं उनको साफ साफ मैसेज दिया जाए कि अंग्रेज आपका चाचा भले है, जान नहीं बचा सकता है। आपका जान बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? तो अपने निचले अधिकारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिए इसने एक और मैसेज किया। उसको पता था कि अंग्रेजों से रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, इसीलिए अगर इनसे टकराना है, ठीक है, तो आपको एक ही उपाय करना पड़ेगा कि अपनी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ाना होगा। तो इसने मुंगार में एक तोड़दार बंदूक का कारखाना खोला। समरू नामक एक अधिकारी जो जर्मनी के था उसको नियुक्त किया, जिसका असली नाम वाल्टर रिनहर्ड था। और इसके मदद से तोड़दार बंदूक का कारखाना खोला, कुछ तोपों को लगवाया और उस सब सेना को मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो जानता था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए परंपरागत सेना बहुत लाभदायक साबित नहीं होगी, अतः सेना को यूरोपीय ढंग से ही ट्रेन करना होगा, तबे कोई बात बनेगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं। चलिए, एक बात और था जो इसके दिल में चुभ रहा था और उसको लगा कि इसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो वो क्या बात थी? फारूक सियार ने अंग्रेजों को एक तो दस्तक नामक व्यापारिक पास दिया था। ये पास को अंग्रेज दिखाते थे तो उन्हें कहीं भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे में अंग्रेज लोग क्या किए, जैसे अगर तुम एक व्यापारी हो, अंग्रेज व्यापारी है, दोनों लालपुर चौक से पार कर रहे हैं, यहां पर बैरिकेटिंग है कि माल पार करोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अंग्रेज लोग अपना वाला माल को तो फ्री में पास करा लेते थे। बगल में जो हिंदू व्यापारी होता था उसको बोलते कि तुमको 5% टैक्स लगेगा, लेकिन तुम इसमें 2.5% हमको दे दो तो तेरा वाला माल भी अपना ही माल कह के पार करा देंगे। ठीक है, तो उसको लगता था कि इससे राजस्व का व्यापक क्षति हो रहा है। अंग्रेज तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, अपन व्यापारी जो टैक्स दे रहे हैं वो पैसा अंग्रेज के पास जा रहा है। अगर अंग्रेज से हम दस्तक छीनेंगे तो अंग्रेज हमको नोच नोच के तुरंत खा जाएंगे। तो इसका वो नया रास्ता खोजा, बोला कि हम घरेलू व्यापारियों को भी टैक्स नहीं वसूलेंगे, इससे अपना व्यापारी भी खुश हो जाएंगे और अपना व्यापारी और अंग्रेज दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो 3 जगह टैक्स देना है, तो एक ही बाजार है, एक ही कंबल है, एक अंग्रेज बेच रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज को टैक्स 3 जगह 5-5 रुपया नहीं देना पड़ा, तो उसका कंबल 100 रुपया का है। और इंडियन व्यापारी 3 जगह 5-5 रुपया भी दे के आ रहा है, तो उसको 115 रुपया है। तो कोई भी आदमी अगर कंज्यूमर जाएगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो एक एक कंबल है तो 100 वाला खरीदेगा, क्या बेच रहा है क्या है देखने जाएगा। ठीक है, तो उन लोग का माल बिक जाता, भारत का माल नहीं बिकता क्योंकि इन लोगों की कीमत ज्यादा था। ठीक है, तो इससे घरेलू व्यापारियों को भयंकर नुकसान हो रहा था, सरकार को टैक्स का पैसा मिल नहीं रहा था, अंग्रेज से वो भिड़ नहीं सकता था, तो उसने नया रास्ता खोजा। ये बात अंग्रेजों को कहा जाता है कि बनियों का देश है। ठीक है, इसको गोली की चोट कम लगती है और आर्थिक चोट तेज लगती है। नेपोलियन ने टर्म इसके लिए यूज किया था इंग्लैंड के लिए, और ऐसा ही हुआ। जब ही दस्तक वाला प्रकरण लाया, वो लोग बौखला गए कि इसको हटाओ जल्दी। तो लोग फिर से सेटिंग किया, एकरा से बढ़िया मिर्जाफरे था, उसको जैसे बोलते थे वैसे बात। तो इन लोगों ने मिर्जाफर को गद्दी से उतारने के लिए षड्यंत्र किया, इसके खिलाफ अभियान, मीर कासिम को। तो मीर कासिम भी देखा कि कहीं हमरा पर हमला हुआ, तो इसको भी पटना मुंगेर में जने जने अंग्रेज दिखाई दिए, ये भी सोटते काटते लड़ते चल दिया। लेकिन वो जानता था कि अंग्रेजों से भिड़ नहीं पाएंगे। जब अंग्रेज लोग इसका पीछा किए कि मीर कासिम को पकड़ो और उसको मृत्युदंड की सजा दी जाए, ठीक है, तो मीर कासिम भागते 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 अपनी सीमा पार कर गया बिहार का, और ये चला गया आज का उत्तर प्रदेश वाला बॉर्डर में।
उस क्षेत्र को उस समय अवध कहते थे। संजोग से एक स्थान पर अवध का नवाब और उसके घर में आगंतुक बन के आए हुए मुगल सम्राट शाह आलम II दोनों बैठे हुए थे। लाल लश्कर लगा हुआ था और इसी बीच हांफते हुए ये आया। बोला काहे इतना परेशान हो जी? मीर कासिम तो बोला कि अंग्रेज नाम का एगो प्राणी है, बड़ा सब उदंड है, कहियो चैन से नहीं रहने देते। हमरा पहले सिराजुद्दौला को मारा, उसके जगह पर मिर्जा जाफर को मारा, और अब देखो हमको हटा के फिर से मिर्जा जाफर को बिठा दिया। तो अवध के नवाब अंग्रेजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो बोला ऐसा बात है, चलो तो उसको देखते हैं। तो अवध का नवाब अपनी अच्छी खासी सेना लिया, साथ में शाह आलम II भी खाने पीने इवे किया था। सोचा कि कुछ बक्सर का भी मिठाई खा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये भी साथ शामिल हो गया और उसके साथ मीर कासिम। 3 फौज एक साथे चल रही है। लेकिन फौज का असली दस्तूर क्या है? मीर कासिम भगोड़ा है, 50-60 हुआ आदमी। मुगल बादशाह शाह आलम वो अपने गेस्ट है, वो हाथी पर बैठल है, हाथी ऐसे हिल रहा है और कुछ नहीं। जो भी फौज टिकी हुई है वो अवध का नवाब का है और किसी के पास कुछ है नहीं। ये तीनों जब आगे बढ़े तो एक अंग्रेज हेक्टर मुनरो जो है सो 200 सिपाही के साथ खोजते खोजते बक्सर आ गया था कि ये नहीं भाग के गया है मीर कासिम, अगर कहाँ गया होगा खोजते हैं। अब बक्सर में दोनों फौज आमने सामने, कहने के लिए नवाब की 20,000 की फौज और 200 आदमी, और ये लोग तीनों हार गया। और अंग्रेज, बहुत सारे इतिहासकार क्या बोलते हैं कि प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र था, पीठ के पीछे धोखा हो रहा था। ठीक है, ये युद्ध था ही नहीं, ये तो षड्यंत्र के माध्यम से युद्ध लड़े गए। ठीक है, लेकिन बक्सर में कौन बहाना चलेगा? 3 आदमी की संयुक्त सेना पराजित हो रही है। दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम II, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल का नवाब मीर, ये तीनों हार गए। अभी नहीं कह सकते थे कि असली लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई होता तब न दिखाते कि कितना दम है। यानी यह प्रत्यक्ष युद्ध का परिणाम था। और जिस बक्सर युद्ध की बात हम बोल रहे हैं, ये 22 अक्टूबर 1764, 23 जून वह तिथि थी जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया, और 22 अक्टूबर एक दिन पूर्व की तिथि है जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस बार भारत का भाग्य बंद हो गया। अब अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए, लेकिन उनका बुद्धिया नहीं काम कर रहा है। अब करे तो क्या करे, क्या क्या जीत लिए। ये अवध का नवाब है, कहां से कहां तक है जी तुम? तो लोग बता रहा होगा कि हम लखनऊ मेरे कब्जे में है, इलाहाबाद है, ग्रेटर नोएडा सब हमारे कब्जे में आता है। तो सबको क्या समझ में आए? आप कौन है? मुगल बादशाह है। आपका कहाँ राज? अब लेकर ऑल ओवर इंडिया में रही है। हम मुगल वंशावली। बंगाल का बोला कि नहीं, अब हम लोग से कुछ नहीं होगा। तो लोग चिट्ठी लिखल लॉर्ड क्लाइव को कि जी इधर आओ तो नहीं, देखो क्या क्या जीत लिए हैं, कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है। तो लॉर्ड क्लाइव स्पेशली तीनों से ट्रीटी करने के लिए तीनों बंधक बना के रखे जाते हैं। और लॉर्ड क्लाइव आता है, और आता है तो एक मकड़जाल ट्रीटी करता है। इलाहाबाद की संधि 1, इलाहाबाद की संधि 2, इलाहाबाद की संधि 3। देखो कितना बड़ा विद्वान आदमी है। सबसे पहला ट्रीटी किया मुगल बादशाह से, जानता था कि इसका कुछ नहीं है, इसे जो मांगेंगे दे देगा। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। कहा जा रहा है कि आप हमको बंगाल का दीवानी अधिकार दे दीजिए। ठीक है, दीवानी मतलब देखो अधिकार तो होता है दीवानी और फौजदारी। दीवानी का मतलब हुआ जमीन, लगान और से ली जाने वाली राशि, सब मतलब आर्थिक लेन देन वाला सब दीवानी मामला है। और फौजदारी मतलब हो गया चोरी, डकैती, अपहरण, मर्डर, बलात्कार, इस तरफ शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू फौजदारी होता है। तो बोला कि आप हमको वहां का दीवानी राइट दे